तारीखों का हुआ ऐलान। 2 मरहलों में होगी पोलिंग। 1 और 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 4 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदगान करेंगे सियासी उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक नया शिकायत पोर्टल वज़ीर आज़म ने किया लॉन्च। तरक्की याफ्ता भारत के लिए बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को बताया ज़रूरी। तकनीक पर मबनी निगरानी में इजाफा करने और बदउनवानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के समाजी फ़र्ज को निभाने की अपील की। दिल्ली की हवा का मयार पहुंचा संगीन ज़ुमरे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 से 400 के दरमियान हुआ दर्ज। धुएं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पंजाब में पराली जलाने के वाक़यात में नहीं नजर आ रही है कोई कमी। कमर्शियल कानकुनी के लिए कोयला कानों की नीलामी का छठा मरहला हुआ शुरू। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने किया इस अमल का आगाज़। शफाफ तरीक़ेकार के तवस्सुत से होगी ऑनलाइन नीलामी। T20 आलमी कप के करो या मरो वाले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के सामने रखा 186 रन का हदफ। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो पाकिस्तान से आ रही है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के 7वें दिन गुजरवाला चौक में अल्लाह वाला चौक के करीब इमरान खान और उनके करीबी फैसल जावेद पर हमला हुआ है, जिसमें वो ज़ख्मी हो गए। इमरान खान के पाँव में गोली लगी है और अब वो ख़तरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के 7वें दिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इमरान खान पर गुजरवाला चौक में अल्लाह वाला चौक के करीब एक हमला हुआ है, जिसमें उनके पैर पर गोली लगी है और उनके करीबी फैसल जावेद भी इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। कुछ दीगर अफराद भी इस हमले में ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इमरान खान के पाँव में जो गोली लगी है, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर है। उन्हें एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के 7वें दिन गुजरांवाला चौक में अल्लाह वाला चौक के करीब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके करीबी फैसल जावेद पर हमला हुआ है, जिसमें इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, साथ साथ उनके साथी भी ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान के पाँव पर गोली लगी है, लेकिन अब वो ख़तरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनको एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसके साथ कोई और साथी नहीं है। बताया जा रहा है कि हमलावर तन्हा था। अभी मजीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतजार है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला। पाकिस्तान के गुजरांवाला में इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है। इमरान खान के पैर में गोली लगी है, साथ ही उनके साथी इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान को फ़िलहाल एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें फ़िलहाल ख़तरे से बाहर बताया जा रहा है। हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में अभी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और आइए अब इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए जुड़ते हैं दूरदर्शन नुमाइंदे मालिक अख्तर से। जी मालिक अख्तर, पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ है, वैसे पाकिस्तान में सियासत में तशद्दुद हमेशा से शामिल रहा है, तो ऐसे में इमरान खान की लॉन्ग मार्च पर ये जो हमला है कितना संगीन है या इसके क्या नताइज हो सकते हैं? इमरान खान इस हमले में ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और ये हमला ज़्यादा संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता था। क्या क्या आपके पास तफसीलात हैं इस सिलसिले में? ये वाक़या पंजाब के गुजरांवाला शहर में पेश आया, जहाँ पर इमरान खान का लॉन्ग मार्च पहुँचा था। और वहाँ पे जब ये काफ़िला पहुँचा तो जगह जगह चूँकि PTI ने
ऐसे खैर मकदमी कैंप लगा रखे हैं जहां पर वो जो उस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं उनका खैर मकदम किया जा रहा है। तो ऐसे ही कैंप के पास इमरान खान का कंटेनर रुका हुआ था और वहां पर कुछ ज़ियाफ़त हो रही थी। उसी दौरान एक शख्स जो था वो शायद कंटेनर के नीचे छुपा हुआ था, वो निकल कर आया और उसने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें सेनेटर फैसल जावेद जो पीटीआई के एक सीनियर लीडर हैं वो भी शामिल हैं, और इमरान खान की भी सीधी टांग में गोली लगी है। जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो फ़ौरन इमरान खान को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया, उनको एक गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत अभी ख़तरे से बाहर है और उनको शायद लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी आगे का इलाज किया जा सके। पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि ये एक हमला है हमारे लीडर के ख़िलाफ़ और हम इसका बदला लेंगे। अब ये जो सूरत हाल है, जिस तरह से पीटीआई एक जवाब देने की बात कर रही है, पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई थी कि पीटीआई के जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो कुछ हथियार लेकर भी इस लॉन्ग मार्च के साथ साथ शामिल हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो आगे ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो खबरें हैं वो इतनी ही हैं। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके अंदर एक बड़ी साजिश का आप देख सकते हैं हाथ का, मतलब कौन लोग हैं ऐसे जो इनको फ़ायदा पहुंचेगा। इमरान खान सियासी मैदान से हट जाते हैं या वो ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, ख़ास तौर से कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके ख़ास मुखालिफ हैं जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये हमला किसने कराया था ये तो तभी पता चलेगा जब इसकी जांच होगी, लेकिन अगर इस तरह से वाकई ये कोई जेन्युइन अटैक है और इस तरह से उनको इसमें टारगेट किया गया है तो पहला शक उन्हीं सियासी और गैर सियासी ताकतों की तरफ जाएगा जो इमरान खान की सियासत से इन दिनों अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हैं। और उसमें जो हुक्मरान 3 पार्टियां हैं उनके साथ साथ पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की फ़ौज भी है। तो इसलिए जो इस वक्त पहला शक है और जो पहला लोगों का जहन जा रहा है वो उन्हीं ताकतों की तरफ जा रहा है जिन्हें इमरान खान मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन अभी इस सिलसिले में जांच होगी। हमें याद रखना चाहिए कि ये लॉन्ग मार्च गुजरानवाला में है, ये हमला भी वहीं पेश आया है और गुजरानवाला में इमरान खान की पार्टी और उनके इत्तेहाद की ही हुकूमत है। तो वहाँ की पुलिस अभी क्या बयान देती है, वज़ीर आला क्या बयान देते हैं, उसके बाद तफसीलात वाज़ेह हो सकेंगी। जी, ख़ास तौर से अभी गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की फ़ौज पर भी काफ़ी नुक्ताचीनी की थी और एक सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया था और कहा था कि पाकिस्तान में जो करप्शन है या जिस वजह से चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं उसमें फ़ौज का भी एक बहुत अहम किरदार है। तो ये भी एक इसमें अंदेशा है कि फ़ौज भी उनको बहुत नापसंद कर रही है और जाहिर है कि नहीं चाहते कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बरकरार रहे और लोगों के अंदर इमरान खान एक बार फिर से एक बड़े रहनुमा के तौर पर उभर कर आएँ। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक गैर मामूली बयानिया और एक गैर मामूली माहौल बनाने में कामयाब हो गए हैं और जिस तरह से खुलकर सोशल मीडिया पर और आम चर्चाओं में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ इदारे हैं, चाहे ISI हो चाहे फ़ौज हो, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से एक ज़बरदस्त हम गम गुस्सा देख रहे हैं, ये इमरान खान की इस पूरी तहरीक का हासिल है। और इमरान खान ने इस माहौल को बड़े अच्छे से बरकरार रखा है। अप्रैल में वो हुकूमत से बाहर हुए थे, लेकिन उसके बाद वो इस मोमेंटम को बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनकी कोशिश भी ये है कि चूँकि इसी महीने के आखिर में मुल्क के अगले आर्मी चीफ़ का इंतखाब होना है, उसका तय किया जाना है कि कौन आर्मी चीफ़ होगा। वो चाहते हैं कि उससे पहले वो दबाव को इतना बढ़ा दें कि कम से कम वो जो अफराद हैं, सीनियर क़यादत जो है फ़ौज की, जिनसे उनको कुछ शक व शुबहात हैं, वो लोग आर्मी चीफ़ ना बनाए जाएं और आर्मी चीफ़ की तकर्री में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी ख्याल रखा जा सके। जी, शुक्रिया मालिक अख्तर इस तमाम जानकारी के लिए। मालिक अख्तर ने काफ़ी तफसील से हमें वहाँ के हालात समझाए, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात की कुल 182 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जाएंगे। पहले मरहले में 1 दिसंबर को और दूसरे मरहले में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में रियासत की 93 सीटों पर इंतखाबात होंगे। असेंबली इंतखाबात के नताइज 8 दिसंबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने गुजरात इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2.
Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. रियासत में 142 जनरल नशिस्तें हैं, जबकि सीटें 13 दर्जे फहरिस्त और 27 दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए महफूज हैं। रियासत में 4 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 37 लाख से जायद और मर्द वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 53 लाख से जायद है। इनमें से पहली बार के वोटर्स की तादाद 4,61,000 है। और कमर्शियल कानकुनी के लिए कोयला कानों की नीलामी का छठा मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इस अमल का आगाज़ किया। शफाफ तरीक़े कार के तवस्सुत से ऑनलाइन नीलामी होगी। नई पॉलिसी के तहत ये नीलामी की जाएगी। 11 रियासतों को इस नीलामी से फ़ायदा पहुँचेगा। अगली खबर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विजिलेंस बेदारी हफ्ते के मौके पर मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के नए शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का आगाज़ किया। ये पोर्टल शहरियों को बाकायदा अपडेट के ज़रिए उनकी शिकायत के बारे में तमाम मालूमात फराहम करेगा। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस साल की थीम एक तरक्की याफ्ता कौम के लिए बदउनवानी से पाक भारत है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने CVC और CBSE के ज़रिए साल के मौजू पर मुनक़दा मज़मून नवीसी के मुकाबले में जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से शाया करदा 3 किताबों का डिजिटल तौर पर इजरा किया। अखलाकियात और अच्छे बर्ताव से मुतालिक किताबों की एक सीरीज़ और विजयवानी का एक खुसूसी शुमारा भी जारी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए हम ऐसा इंतज़ामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसमें बदउनवानी के खिलाफ सिफर रवादारी हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के DNA में भी मजबूती से बनना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी तमाम तंजीमों से अपील की कि बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिफाई रवैया अख्तियार न करें। आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए। आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रोल को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत 3 सतहों पर काम किया जा रहा है। जहां तक विजिलेंस कमीशन का संबंध है, इसकी भूमिका का विस्तार करना, इसके स्वरूप को और व्यापक करने का प्रयास रहा है और ऐसा 2-3 स्तर पर हुआ। पहले एनहांस्ड एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स भले ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सिविल सोसाइटी के सदस्य हों, छात्र हों, जैसे आज आप देख रहे हैं, उनके साथ निरंतर परस्पर चर्चा, समीक्षा, संवाद, वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान। दूसरा, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, जिसका भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उल्लेख कर रहे थे, ताकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नए नए उपायों पर शोध किया जाए।
तीसरा, इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए, प्रक्रियाओं को गति देने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के रोजगार मेले से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि धनतेरस पर मरकजी हुकूमत ने 10 लाख नौकरियां फराहम करने की मुहिम शुरू की थी। इसी वक्त मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में कई रियासती हुकूमतें रोजगार मेले का इनेकाद करेंगी। आज महाराष्ट्र में बहुत से नौजवानों को तकरीरी नामे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत स्टार्टअप्स, MSM को हर मुमकिन माली मदद दे रही है। दलितों, आदिवासियों, अक़लियतों और ख़वातीन को रोजगार के यकसा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूत संकल्पों के साथ बढ़ रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इस तरह के रोजगार मेले का और विस्तार किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र के गृह विभाग में हजारों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और ग्रामीण विकास विभाग में भी भर्ती अभियान चलाया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन पर जेल में खुसूसी सहूलियात हासिल करने के लिए जेल हुकाम से मिली भगत के बारे में रिपोर्ट तलब की है। ज़राए के मुताबिक मामले की मालूमात सामने आने के बाद वजारत दाखिला ने रिपोर्ट तलब की है। आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने सलोनी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अवाम के सामने भारत की कामयाबियों को शुमार किया। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल और स्टील बनाने में दूसरे नंबर पर है, जबकि कोरोना के दौर में कसाद बाजारी के दौरान भी भारत बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, ये नंबर 2 पर भारत खड़ा हो गया। इस्पात और स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर भारत खड़ा हो गया है। और ये कोरोना के मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। JP नड्डा ने आज डलहौजी में एक जलसा आम से खिताब किया। जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों के जोश जज्बे से लगता है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार फैसला कर लिया है कि रस्म रिवाज को हुक्मरानी से नहीं बदला जाएगा। जब चुनाव की बात आती है, इस उत्साह को देखकर एक और भी स्थिति मुझे आगे स्पष्ट दिखती है, और वो यह दिखती है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं, रिवाज बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश में आइंदा इंतखाबात को लेकर जोशो खरोश बढ़ गया है। बीजेपी के बड़े लीडरों ने रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसी सिलसिले में वजीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज सोलन जिले के अर्की में एक जलसे आम से खिताब किया। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत का वक़ार बढ़ा है। काम हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत इस विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ जज्बाती लगाव है। हमारे दोनों वज़ीर आज़म ने हिमाचल की तरक्की के लिए शानदार काम किया है। हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी
जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है। एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी कर सकते थे उन लोगों ने भी किया। लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य होने के बावजूद इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो अहमियत दी, वह किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने वो अहमियत हिमाचल को नहीं दी। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों की तरफ से चलाई जा रही सेहत स्कीमों से रियासत के आवाम को फायदा मिल रहा है। डबल इंजन की सुंदरता को देखिए। जब केंद्र की इंजन स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत प्रदत्त करती है, आयुष्मान भारत देती है, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सुविधा होती है, वहीं पर डबल इंजन के अंतर्गत जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनके हिम केयर योजना के माध्यम से भी लगभग 3.5 लाख लोग उपकृत होते हैं। ये होता है डबल इंजन का कमाल। आज 6 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट असेंबली सीट, बिहार की मकामा और गोपालगंज असेंबली सीटें, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मंगोट, उत्तर प्रदेश की गोला गोकरनाथ और उड़ीसा की धामनगर असेंबली सीट शामिल हैं। वोटों की गिनती इतवार के रोज होगी। पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाने के वाक़यात और सर्दियों के आगाज़ के साथ ही राजधानी दिल्ली और उससे मुल्हिका इलाकों में हवा का मयार तशवीशनाक हालत में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आज दिल्ली में 346 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आलूदगी के इस मसले की सबसे बड़ी वजह पंजाब के खेतों में जल रही पराली को बताया जा रहा है। पंजाब में रवा सीजन में पराली जलाने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक ही दिन में पराली जलाने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में इस सीजन में अब तक पराली जलाने के 21,000 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल से मशीनों के लिए लाखों रुपए जमा कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत मशीनें नहीं दे रही है, इसीलिए वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि फिजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और दिल्ली की सरकार आलूदगी को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रही है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई इलाकों में अगर आप देखेंगे सुबह 7 बजे जहांगीरपुरी से लेकर अलग अलग इलाकों में 700 से पार AQI है, कुछ इलाकों में 800 के पार हो चुका है AQI। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 21,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,600 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई है। कभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिवाली के फटाकों को दोष देती है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को, जैसे केजरीवाल कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, उनको दोष देती है। दिल्ली के मुख्य कारण प्रदूषण के बायोमास बर्निंग है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। इस पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय फौज की खबर पहले लेके खेल के मैदान का रुख बाद में करेंगे। भारतीय फौज के दिफाई ताउन के तहत 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग कंबोडिया की फौज को सौंपे गए हैं। कंबोडिया की फौज ने भारतीय फौज का ये तोहफा कबूल कर लिया। इससे कबल 2016 में भारतीय फौज ने कंबोडियन आर्मी को 15 कुत्ते तोहफे में दिए थे। कंबोडिया की फौज ने इन कुत्तों को कबूल करने से पहले भारतीय फौज से इनसे मुतालिक तरबियत देने की भी दरख्वास्त की थी। इसके पेश नज़र उत्तर प्रदेश के मेरठ में RVC सेंटर में कंबोडियन आर्मी के लिए खुसूसी तौर पर धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाले कुत्तों से मुतालिक एक 4 रोज़ा तरबियती कैंप का भी एहतमाम किया गया था। इस साल 24 अक्टूबर को RCAF के एहलकारों के साथ धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाले 4 कुत्ते नई दिल्ली से नौमपन्ना भेजे गए थे। और अब खेल की खबरें। ICC T20 आलमी कप में सिडनी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए।
बारिश के सबब मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को 14 ओवर में 142 रन का हदफ दिया गया, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 108 रन ही बना सकी। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद और शादाब खान के दरमियान छठे विकेट के लिए 32 गेंदों पर 86 रन की शराकत दारी रही। इफ्तिखार अहमद 51 और शादाब खान ने 52 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 185 रन बनाए। अगर पाकिस्तान को टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी बरकरार रखना है तो टीम को यह मैच हर कीमत पर जीतना ही होगा। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।